विधानसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कुंदरकी, खैर, करहल, कटहरी, मझावा, मीरापुर, शीशामऊ सहित कुल 9 सीटें हैं, जिसमें फूलपुर, जहां की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जब 2 लड़कों की जोड़ी यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब वहां गए अपनी रैली में जनसभा को संबोधित करने, तो वहां इतनी भगदड़ मच गई थी लोगों को अपने नेता से मिलने और नेता से बात करने के लिए कि वहां से इन लोगों को बिना जनसभा को संबोधित करके वापस लौटना पड़ा। उसका कारण यह था कि उस समय वो जो जनसैलाब था फूलपुर में, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सैलाब इंडियन गठबंधन की ओर था और वही हुआ। वहाँ से सीट जीत गई इंडिया गठबंधन। अब चूंकि वहाँ से भी वो जो विधायक थे वो वहाँ की सीट खाली हुई और अब वहाँ पर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम फूलपुर से बात करें तो कांटे की टक्कर फूलपुर में इस बार भी होनी, और इस बार भी ऐसा लगता है कि मानो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर गजब की मशक्क़त करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपना परचम लहरा पाए। हालांकि आज की जो वहाँ की सियासत गणित है, उस सियासी गणित को अगर हम समझें तो यादव, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम जो वोट बैंक यानी कि जिसकी बात खासकर अखिलेश यादव पीडीए की करते हैं, उस पीडीए की अगर हम खेमे की बात करें तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे वो भारी पड़ता नजर आता है। और यही कारण है कि इस बार भी मुस्तफा सिद्दीकी कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि मायावती ने वहाँ पर एक ठाकुर बिरादरी यानी क्षत्रिय बिरादरी से जितेंद्र सिंह को खड़ा करके एक तरह से फूलपुर की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई देने के बावजूद लड़ाई केवल आमने सामने की नज़र आती हुई दिख रही है, जिसमें अभी अगर हम देखें तो जो पीडीए के खेमा की बात करने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं, उनका खेमा ही मजबूत दिख रहा है अगर हम वहाँ के वोट बैंक के लिहाज से बात करें। ऐसे ही अगर आप फूलपुर के बाद चले आइए शीशामऊ, जो कि कानपुर ज़िले में है, जहाँ से इरफान सोलंकी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इरफान सोलंकी जेल में चले गए, उनको सज़ा हो गई और वहाँ से एक सीट वहाँ पर खाली शीशामऊ की है। अब शीशामऊ की भी अगर हम तस्वीर को ठीक से देखें तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती नज़र आ रही है। हालांकि इन सब के बीच अगर आप देखें तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो 13 नवंबर को चुनाव होना था, अब वो चुनाव टलकर 20 नवंबर को हो गया है और 23 नवंबर को इसका चुनाव परिणाम आ जाएगा। शीशामऊ के बाद कटहरी हम आते हैं, जहां से लालजी वर्मा सांसद होके गए। अब अगर कटहरी की सीट की भी बात करें तो निश्चित रूप से वहां भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूती स्थिति में दिख रही है, चूँकि वहां से वो सांसद भी हो गए लालजी वर्मा। अब उन्हीं की जो बेटी हैं वहां से चुनाव लड़ रही हैं। इस लिहाज से अगर हम कहें तो कटहरी की सीट पर भी आप ये नहीं कह सकते कि सीधा सीधा कौन लेके जाएगा। करहल पहले से ही है जो कि यादव बेल्ट है, जहाँ पे अगर आप देखिए तो फूफा और भतीजे के बीच वहाँ पर संग्राम छिड़ेगा। अब देखना ये होगा कि करहल में चूँकि दोनों यादव हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक ही परिवार या संबंध में कहीं ना कहीं आते हैं, यानी कि अगर हम कहें तो सीधे फूफा भतीजा की वहाँ पर लड़ाई है। इसके बावजूद वहाँ की भी लड़ाई समाजवादी पार्टी के यानी कि इंडिया गठबंधन के खेमे में ही जाती नज़र आती है। गाजियाबाद की सीट को हम एक बार ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी मजबूती में है और हो सकता है कि गाजियाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत भी ले जाए। लेकिन अगर इन 9 सीटों, कुंदरकी की हम बात करें, कुंदरकी के में भी ये ऐसे ही गणित निकल के सामने आ रहे हैं कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी का खेमा मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर हम मीरापुर की बात करें, वहाँ भी ऐसे ही खेमा समाजवादी पार्टी का ही मजबूत दिख रहा है। अब ये अलग बात है कि इन
जो 10 दिनों के बीच में जो असर पड़ना होगा वह पड़ेगा, और उसका असर यूँ पड़ेगा कि हो सकता है कि जो अब तक गणित चली आ रही थी उस गणित को हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव फेल कर दें। हो सकता है कि जो लोकसभा में नतीजे जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इंडिया गठबंधन को जिताने की कोशिश की और पूरे जज्बात के साथ उसके इंडिया गठबंधन के साथ गई, हो सकता है कि इस बार वो जज्बात काम ना आए। यह भी हो सकता है कि जो मामले, जो मुद्दे या जो भी योजनाएं लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने दिए थे और उसका असर लोगों के बीच हुआ था, वह शायद विधानसभा के इस उपचुनाव में ना आए। हो सकता है कि वहाँ मोदी की बात थी, यहाँ योगी की बात है। हो सकता है कि मोदी को हटाने के लिए तो वो लोग एकजुट हुए हों। हो सकता है कि योगी की सरकार उनको सुगम, अच्छी और सद्भाव वाली दिख रही हो। तो ये कुछ भी नहीं अभी कहा जा सकता कि विधानसभा के उपचुनाव में इन 9 की 9 सीटों पर दावा करने वाली दोनों खेमे किस करवट बैठेंगे। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो मैं अभी बताया आपको कि ये गणित पीडीए का है, यहाँ पर समाजवादी खेमा मजबूत है, करहल में मजबूत। एक करहल सीट को हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ 100% आप कहिए कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन इन दिनों में जो हलचलें हुई हैं राजनीतिक रूप से, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो और आज की अगर हम बात करें कि जब यह डंका पीटा जा रहा है आज की तारीख में कि अमेरिका का चुनाव भी कहीं ना कहीं भारत से प्रभावित हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व खासकर नरेंद्र मोदी का असर अमेरिका में भी रहा और नरेंद्र मोदी का ट्रंप कार्ड यानी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ चुनाव जीतते हुए देखे जा रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में भी यहाँ खासकर नॉर्थ इंडिया के लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी का भी हाथ रहा, जो कि वहाँ के जो इंडिया मूल के निवासी थे वह ट्रंप का साथ दिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप यूँ देखिए कि हरियाणा का चुनाव, फिर आज ट्रंप की जीत और उसमें मोदी को लेकर तमाम न्यूज़ चैनलों में इस बात को रखना कि अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मोदी और ट्रंप के बीच रिश्ते हैं उन रिश्तों की दुहाई देते हुए तमाम न्यूज़ चैनल में ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में भी योगदान रहा है। अब इन सारी बातों को अगर हम एक जगह संग्रह करते हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आने वाला जो उपचुनाव है इसमें भी यह गोली कुछ काम कर जाए। अब ये गोली इस विधानसभा के उपचुनाव में कितना काम करेगा यह तो 20 नवंबर को दगने के बाद ही पता चलेगा कि 23 नवंबर को उस गोली का परिणाम क्या आ रहा है। हाल फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ATN Live 24। नमस्कार।